बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सेकंड ईयर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 17 का लास्ट टॉपिक हिस्टैरिसीस लूप का हम लोगों ने आज पढ़ना है। हिस्टैरिसीस लूप बेसिकली तौर पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स में लास्ट टॉपिक है कि जब भी कहीं पर हम लोग किसी पर उस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करेंगे तो उसमें एनर्जी का क्या दखल है, मैग्नेटाइजिंग कैसे होगी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की और फिर डीमैग्नेटाइजिंग कैसे होगी। हम लोग जो सिस्टम यूज करेंगे उसमें हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट अप्लाई करेंगे ताकि मटेरियल के अंदर जितने भी डोमेन्स हैं मैग्नेटिक डोमेन वो मैग्नेटाइजिंग करंट के असर में आकर अलाइंड होना शुरू हो जाएं और फिर उनकी अलाइनमेंट और डिसअलाइनमेंट को हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो कि डोमेन्स की शक्ल में है, रैंडम डोमेन्स हैं, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, कहीं पर क्या डायरेक्शन होगी, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को कुछ मैग्नेटिक फील्ड डोमेन्स ऐसी होंगी और कुछ बिल्कुल अब इनके उलट होंगी, इधर की इधर की होंगी और इस तरफ की होंगी, ऐसे रैंडमली कुछ मैग्नेटिक फील्ड डोमेन इस तरह की होंगी। ठीक है जनाब, अब हम लोगों ने इसके ऊपर मैग्नेटाइजिंग करंट अप्लाई किया और उसका ग्राफ बनाना शुरू कर दिया। इधर मैग्नेटाइजिंग करंट है और इधर मैग्नेटाइजेशन है। अब इसमें मैं आप बच्चों को समझाऊं कि अगर मेरा मैग्नेटाइजिंग करंट तमाम के तमाम डोमेन को इस डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है तो इस डायरेक्शन के लिए कुछ डोमेन फेवरेबल होंगे, जैसा कि ये इवन ये भी और ये भी, ये सारे डोमेन फेवरेबल हैं। एक ये और एक ये तीन अनफेवरेबल डोमेन है। इस सिमक में मोड़ने में इनमें हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। जो पहले से सिमक में है उनको सिर्फ रुख देने में हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम शुरू में थोड़ा सा करंट चलाएंगे और काफी सारी मैग्नेटिक फील्ड हासिल कर लेंगे ड्यू टू फेवरेबल डोमेन, और ये हमारे ग्राफ का शुरू का हिस्सा होगा। लेकिन बाद में हमें बहुत ज्यादा करंट देना पड़ेगा, थोड़ी सी मैग्नेटाइजेशन, इन तीन के लिए हमें करंट ज्यादा देना पड़ेगा, मैग्नेटाइजेशन कम हासिल होगी, और ये हमारे ग्राफ का इनिशियल पोर्शन है। और ग्राफ के इस पोर्शन को जो कि ओरिजिन से शुरू हुआ पॉइंट ए तक आया, इस हिस्से को हिस्टैरिसीस कहते हैं। और एक पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो चुका है, सैचुरेशन हो चुका है। जितने भी मैग्नेटिक फील्ड थे, इवन ये वाले भी थे, सारे उस सिंबल में मुड़ चुके हैं एंड दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। अब हम लोग क्या करते हैं, एकदम से मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो कर देते हैं। मैग्नेटाइजिंग करंट यहां से चला था, यहां तक पहुंचा था, हम एकदम से मैग्नेटाइजिंग करंट को वापस जीरो पर ले आएंगे तो जो मैग्नेटिज्म जो यहां तक पहुंचा था उसको भी वापस आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो करने पर मैग्नेटिज्म यहां पर रुक जाएगा और इसको हम कहेंगे रिटेनिटिविटी या रेमिनेंस। क्या वजह, वो जो फेवरेबल डोमेन मुड़ गए थे वो पक्के ही मुड़ गए, वो वापस नहीं आए। ठीक है, उन फेवरेबल डोमेन को दूसरी सीमत में अलाइन करने के लिए हमें अपने करंट को अपोजिट डायरेक्शन में चलाना पड़ेगा। इस वाले एरो को इधर लगाना पड़ेगा ताकि हमारा वो जो डोमेन है वो दोबारा प्रॉपर्ली डिसअलाइन हो और मैग्नेटिज्म जीरो हो जाए। जब हम अपोजिट करंट चलाएंगे तो हमें इस पॉइंट को कोरिसिविटी कहते हैं, सी कोरिसिविटी। कोरिसिविटी में क्या होता है जनाब, कोरिसिविटी में हम लोगों ने अपोजिट करंट चलाया ताकि मैग्नेटिज्म डिक्रीज तो जीरो हो, लेकिन तब करंट जीरो ना हुआ। मजीद करंट बढ़ाने पर तमाम के तमाम डोमेन इस डायरेक्शन में अलाइंड हो गए। मजीद करंट बढ़ाने पर तमाम के तमाम डोमेन इस डायरेक्शन में अलाइंड हो गए। और फिर जब हमने दोबारा करंट को जीरो कर दिया तो हमारे पास इस तरफ फिर से रेमिनेंस, और फिर करंट को आगे बढ़ाने पर फिर से कोरिसिविटी, और फिर से हम कहां पहुंच गए, सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गए। और ये जो पूरा ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ हिस्टैरिसीस लूप कहलाता है। एंड दैट ग्राफ गिव्स अस हाउ मच एनर्जी वी रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज एंड
डीमैग्नेटाइज द मटेरियल, हमें मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में कितनी एक एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये हमें हिस्टैरिसीस लूप बताती है। ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में भी ये चीज इस्तेमाल होती है। जहां जहां हम अल्टरनेटिंग करंट चलाते हैं वहां पर हमें चाहिए होता है कि जब करंट अपने डायरेक्शन चेंज करेगा तो मैग्नेटिक डोमेन वाइब्रेट करेंगे। अगर उनमें ज्यादा एनर्जी खर्च होती रही तो हमारी ज्यादातर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगेंस्ट द फ्रिक्शनल लॉसेस हीट में जनरेट हो जाएगी। ऐसे मटेरियल जिनमें लूप एरिया कम होता है उनमें एनर्जी लॉस भी कम होता है। मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में हमें क्या चीज मिलता है बेटा? एनर्जी लॉस की मेजरमेंट मिलती है। जिनमें एनर्जी लॉस की मेजरमेंट कम होती है हम कहते हैं ये मटेरियल जो है, ये कौन से मटेरियल है? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। जिनमें एनर्जी लॉस बहुत ही ज्यादा होता है हम कहते हैं ये कौन से मटेरियल हैं? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के दौरान एनर्जी लॉस से पता चलता है। जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये यूज्ड होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, खास तौर पर रॉड आयरन। और जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनको हम हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इनको ट्रांसफार्मर में यूज नहीं कर सकते। और इसकी एग्जांपल होती है स्टील। इनका इस्तेमाल जो है स्टेनलेस होते हैं, इनके इंस्टेंटेनियस फिल होते हैं और इनमें मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को घूमने की, वाइब्रेट करने की फ्रीडम नहीं होती। जितना ज्यादा इसमें आप करंट गुजारेंगे उतना ज्यादा एनर्जी लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। इनमें कम हीट लॉस होगा, ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। चलो गौर फरमाएं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में लूप एरिया नॉर्मली कम होता है एज कंपेयर टू दोज ऑफ द हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि बहुत बड़ा लूप एरिया रखते हैं। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का लूप एरिया ज्यादा होता है, एनर्जी लॉस भी ज्यादा होता है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का लूप एरिया कम होता है तो एनर्जी लॉस भी कम होता है। जनाब इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 17 हर एस्पेक्ट के लिहाज से थ्योरी के में से कंप्लीट हो गया। जितने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 17 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो तमाम के तमाम एज इट इज आपकी बुक की डेफिनेशन में मौजूद हैं। वो आप बच्चों ने सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है, इंशाअल्लाह फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।